राधे कृष्णा। नमस्कार, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मेरा नाम है सुषमा और मैं पढ़ रही हूँ आज द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से ही जाना जाता है। और इसके पहले हमने पढ़ा भारतेंदु युग, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पढ़ा, और भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। तो आज पढ़ेंगे द्विवेदी युग और उनके मुख्य कवि। तो द्विवेदी युग का समय जो है 1900 से 1918 ईस्वी तक है। तो सबसे पहले बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें और कमेंट भी करें, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं। सन 1900 ईस्वी में सरस्वती के प्रकाशन के साथ हिंदी कविता में आधुनिक प्रवृत्तियां बद्धमूल होनी आरंभ हुई। भारतेंदु युग में उस काल की द्विधावृत्ति के अनुरूप साहित्यिक भाषा के भी दो रूपों का प्रचलन रहा। गद्य रचनाएं तो खड़ी बोली में लिखी गई, किंतु काव्य साधना ब्रज भाषा में ही चलती रही। आधुनिकता को हिंदी साहित्य में पूर्णतः बद्धमूल करने के लिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे जागरूक, व्यवस्थित और सशक्त व्यक्तित्व की अपेक्षा थी। सन 1903 में उन्होंने सरस्वती का संपादन भार ग्रहण किया और अपने महाप्राण व्यक्तित्व की छाया में हिंदी भाषा और साहित्य का संपूर्ण संविधान ही बदल डाला। इसलिए सन 1900 ईस्वी से सन 1918 ईस्वी तक के काल को द्विवेदी युग की संज्ञा दी जाती है। आचार्य द्विवेदी की विशेष प्रसिद्ध हिंदी गद्य को परिष्कृत, परिमार्जित और व्याकरण सम्मत बनाने की दृष्टि से है, किंतु इससे भी अधिक उनका महत्व हिंदी के शब्द भंडार की अभिवृद्धि, उसके अभिव्यंजना शक्ति के संवर्धन और उसे ज्ञान विभाग विज्ञान की नवीनतम धाराओं के अभिव्यक्ति के योग्य बनाने का रहा है। हिंदी कवियों को उन्होंने ब्रज भाषा के मध्ययुगीन माध्यम को छोड़कर खड़ी बोली का आधुनिक माध्यम अपनाने की प्रेरणा दी। आचार्य द्विवेदी के काव्य दर्शन में परंपरा विशेष रूप से उसके जड़ पक्षों के प्रति प्रबल विद्रोह का स्वर है और साथ ही नए क्षेत्रों एवं प्रदेशों के पथ पर अग्रसर होने का आह्वान भी है। तो आधुनिक काव्य दृष्टि के अनुरूप उन्होंने कविता को मन के भावावेग का सहज उद्गार बताया। उनकी धारणा था कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, सभी को लेकर कविता लिखी जा सकती है। सभी से उपदेश मिल सकता है और सभी के वर्णन से मनोरंजन हो सकता है। आचार्य द्विवेदी के इस व्यापक काव्य को लेकर मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, कामता प्रसाद गुरु, लोचन प्रसाद पांडे, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, रामनरेश त्रिपाठी और गोपाल शरण सिंह आदि ने कविताएं लिखी। इनकी रचनाओं में भी हमें परंपरा और प्रयोग दोनों के स्वर सुनने को मिलते हैं। आचार्य द्विवेदी पर्याप्त सहृदय होते हुए भी मूलतः बुद्धिवादी थे। उनके इसी व्यक्तित्व के अनुरूप उनके युग के साहित्य में इस जगत के जीवन प्रवाह का बुद्धिपरक व्याख्यान मिलता है। मैथिली शरण गुप्त को हम भारतीय इतिहास के लगभग सभी पृष्ठों की बुद्धिपरक व्याख्या उपस्थित करते हुए देखते हैं, जो उनके रसात्मक व्यक्तित्व के कारण सरस भी है। उपाध्याय जी ने पहले कृष्ण और राधा की कथा को आधुनिक बुद्धिवादी दृष्टिकोण के अनुरूप नवीन कलेवर देकर उपस्थित किया, फिर कालांतर में भी इसी दृष्टि से वैदेही वनवास का प्रसंग प्रस्तुत किया। इस काल में अकेले जगन्नाथ दास रत्नाकर परंपरा के साथ पूर्णतः आबद्ध होकर मध्ययुगीन विषयों पर मध्ययुगीन काव्य भाषा में मध्ययुगीन कला सौष्ठव की सृष्टि करते रहे। तो यह था द्विवेदी युग के विषय में कुछ तथ्य। तो और ये मुख्य कवि जो हैं, तो आज पढ़ते हैं सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त के विषय में। तो ये है मैथिली शरण गुप्त और इनका जन्म हुआ 1886, मृत्यु 1964 में। तो जितने द्विवेदी के कुछ प्रमुख कवियों को पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त हिंदी काव्य सरोवर के कमनीय कमल है। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के अमर गायक, उद्भट प्रस्तोता और सामाजिक चेतना के प्रतिनिधि कवि हैं। सुप्त भारतीयों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने वाले कवियों में गुप्त जी का सर्वोच्च स्थान है, इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि होने का महान गौरव प्राप्त है। राष्ट्र कवि गुप्त जी ने अपनी अनोखी प्रतिभा से हिंदी काव्यदीप को नवीन आलोक और नवीन रूप प्रदान किया। उनका काव्य आधुनिक भारत का सच्चा दर्पण है।
जीवन परिचय। महाकवि मैथिली शरण का गुप्त जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी जनपद के चीर गांव नामक स्थान पर एक वैश्य कुल में हुआ था। वे स्वयं भी कविता किया करते थे। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। उनके घर का वातावरण साहित्यिक था, इसलिए गुप्त जी के मन में कविता के प्रति रुचि जागृत हुई। बचपन में गुप्त जी ने अपने पिताजी की कॉपी पर स्वरचित एक छप्पा लिख दिया, जिसे पढ़कर उनके पिताजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम सफल सिद्ध कवि हो। किसने आशीर्वाद दिया? तो उनके पिताजी ने। तो इनका जीवन परिचय क्या है? 1886 में इनका जन्म हुआ है झांसी में। अब कई बार पूछा हुआ है कि चीर गांव में किस लेखक का जन्म हुआ था, तो द्विवेदी युग के मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने से गुप्त जी के काव्य जीवन को नई प्रेरणा मिली। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में भारत भारती नामक कृति की रचना की। गुप्त जी का स्वभाव, वेशभूषा और रहन सहन सादा और सरल था। उनके ऊपर गांधी जी के विचारों की छाप थी। उनकी निरंतर काव्य साधना और राष्ट्रीयता ने उनको इतना ऊंचा उठा दिया था कि आगरा और प्रयाग विश्वविद्यालयों में ने उन्हें डिलीट की मानद उपाधि से विभूषित किया। उनके साकेत नामक महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। गुप्त जी को 2 बार राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। भारत सरकार ने सन 1954 में इनको साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। यह सरस्वती का अमर पुत्र सन 1964 में ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। तो इनका साहित्यिक अवदान है, योगदान पढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक युग की खड़ी बोली के निर्माता और उन्नायक कवियों में से हैं। गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। उनमें बाल्यकाल से ही काव्य सृजन की प्रतिभा विद्यमान थी। आचार्य द्विवेदी के संपर्क में आने के उपरांत उनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। गुप्त जी ने अपनी अलौकिक प्रतिभा से हिंदी जगत को विपुल मात्रा में महान साहित्य प्रदान किया। उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रत्येक पाठक इस सरल, सीधे एवं प्रतिभाशाली कवि से परिचित है। उनके काव्य में संपूर्ण भारत की आत्मा मुखरित होती है, तभी तो उन्हें भारत का सच्चा राष्ट्र कवि माना जाता है। उनकी काव्य धारा ऐसी पवित्र गंगा है जिसमें अवगाहन कर आत्मा पवित्र और उन्मुक्त हो जाती है। इनकी कृतियां हैं। गुप्त जी की 40 मौलिक कृति तथा 6 अनुदित रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। इस तरह विवरण है इनका। भारत भारती, इस काव्य कृति में गुप्त जी ने भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का गुणगान किया है। इस काव्य रचना का कारण इन्हें राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ। साकेत, यह गुप्त जी का महाकाव्य है। इसमें उपेक्षित उर्मिला की करुण कथा को प्रस्तुत किया गया है। तीसरा है यशोधरा, इसकी रचना उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को आधार बनाकर की गई है। तो कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि कौन से कवि हैं जिन्होंने उपेक्षित पात्रों को लेकर काव्य रचनाएं की, तो वह मैथिली शरण गुप्त हैं। पंचवटी, इस लघु खंड काव्य में गुप्त जी ने सुंदर प्रकृति की पृष्ठभूमि के साथ लक्ष्मण के चरित्र को उजागर किया है। द्वापर, इस कृति में कवि ने द्वापर युद्ध के साथ आधुनिक समस्याओं को चित्रित किया है। इसमें नारी समस्या को विशेष रूप से उभारा गया है। इसके अतिरिक्त इनकी जो रचनाएं हैं वह है जयद्रथ वध, जय भारत, अनघ, सिद्धराज, झंकार, कुड़ाल गीत, नहुस, पृथ्वी पुत्र, रंग में भंग, विष्णु प्रिया, मंगल घट, प्रदक्षिणा, गुरुकुल आदि। इनकी अनुदित रचनाएं हैं प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त सिंगार आदि। और इनकी काव्य विशेषताएं क्या हैं? तो इनकी काव्य जो विशेषताएं हैं वह है कि गुप्त जी आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में हैं। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में इतिवृत्ति कथन का रूखापन है। पद्य में कही गई इन कहानियों में भावात्मक सरसता का अभाव है। भारत भारती आदि प्रारंभिक रचनाएं ऐसी ही हैं। छायावाद के आगमन के साथ गुप्त जी की कविता में भी लाक्षणिक वैचित्र और मनोभाव की सूक्ष्मता की मार्मिकता आई। गुप्त जी का झुकाव भी गीति काव्य की ओर हुआ। प्रबंध के भीतर ही गीति काव्य का समावेश करके गुप्त जी ने भाव सौंदर्य के मार्मिक स्थलों से परिपूर्ण यशोधरा और साकेत जैसी उत्कृष्ट काव्य कृतियों का सृजन किया। गुप्त जी के काव्य की यह प्रधान विशेषता है कि गीति काव्य के तत्वों को अपनाने के कारण उसमें सरसता आ गई है, पर प्रबंध की धारा की भी उपेक्षा नहीं हुई। राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविता का प्रमुख स्वर है।
भारत भारती में प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इस रचना में व्यक्त स्वदेश प्रेम ही उनकी परवर्ती रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और नवीन राष्ट्रीय भावनाओं में परिणत हो गया। तो उन्हें विश्वास है जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। उनकी कविताओं में आज की समस्याओं और विचारों के भी स्पष्ट दर्शन होते हैं। गांधीवाद तथा कहीं कहीं आर्य समाज का प्रभाव भी उन पर पड़ा है। अपने काव्यों की कथा वस्तु गुप्त जी ने आज के जीवन से न लेकर प्राचीन इतिहास अथवा पुराणों से ली है। वे अतीत की गौरव गाथाओं को वर्तमान जीवन के लिए मानवतावादी एवं नैतिक प्रेरणा देने के उद्देश्य से ही अपनाते थे। गुप्त जी की चरित्र कल्पना कहीं भी अलौकिकता के लिए स्थान नहीं है। उनके समस्त चरित्र मानव हैं, उनमें देव और दानव नहीं है। उनमें उनके राम कृष्ण गौतम आदि सभी प्राचीन और चिरकाल से हमारी श्रद्धा प्राप्त के पात्र हैं, इसलिए वे जीवन प्रेरणा और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। साकेत के राम ईश्वर होते भी तुलसी की भांति आराध्य नहीं, हमारे बीच ही एक व्यक्ति हैं। नारी के प्रति गुप्त जी का हृदय सहानुभूति और करुणा से आप्लावित है। यशोधरा, उर्मिला, कैकेयी, बिरगिता, रानकदे आदि नारियां गुप्त जी की महत्वपूर्ण सृष्टि हैं। गुप्त जी की भाव व्यंजना में सर्वत्र ही जीवन की गंभीर अनुभूति के दर्शन होते हैं। उन्होंने कल्पना का आश्रय तो लिया है, परंतु उनके भाव कहीं भी मानव की स्वाभाविकता को अतिक्रमण नहीं करते। गुप्त जी राम के अनन्य भक्त हैं। प्रकृति चित्रण में सभी शैलियाँ अपनाई गई हैं और अपने काव्य में इन्होंने विविध रसों की छटा बिखेरी है, परंतु श्रृंगार, वीर, शांत और करुण रस का विशेष परिपाक हुआ है। मतलब ये चारों रस ज़्यादा यूज किए गए हैं, इस्तेमाल किए गए हैं। खड़ी बोली को हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने वाले समर्थ कवि के रूप में विशेष महत्व रखते हैं। सरल शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली में कविता करके इन्होंने ब्रज भाषा के स्थान पर उसे समर्थ काव्याभास से सिद्ध कर दिखाया। स्थान स्थान पर लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से उनकी काव्य भाषा और भी जीवंत हो उठी है। गुप्त जी ने सभी प्रकार के प्रचलित छंदों में अपने काव्य की रचना की है। उन्होंने मुख्य रूप से मालिनी, पीयूष, मंदाक्रांता, बसंतिलका, दोहा, सवैया, आर्या, तारक, मनहरण, गीतिका आदि छंदों से अपनी कविता का श्रृंगार किया है। गुप्त जी ने प्राचीन और नवीन सभी प्रकार के अलंकारों का बड़ा ही सजीव और स्वाभाविक प्रयोग किया है। उन्हें सादृश्य मूलक अलंकार विशेष प्रिय हैं। इस प्रकार गुप्त जी के काव्य में भाव और कला का मणिकांचन संयोग है। वे खड़ी बोली के निर्माता और उन्नायक कवियों में से हैं। गुप्त जी युग प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी कविता में भारत की सच्ची आत्मा मुखारित होती है, इसलिए गुप्त जी सच्चे राष्ट्र कवि हैं। और ये उनकी कुछ कविताएं हैं जो कि मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, ये बड़ा हो जाएगा। एक कैकेयी का अनुताप है, साकेत से लिया गया है, देख सकते हैं। अगर किसी को पढ़ना है भाई बहन को तो रुक कर पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा है ये। फिर ये गीत है एक और, ये भी प्रस्तुत गीत शीर्षक साकेत के महाकाव्य से संकलित है। निरख सखी एक खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। कई बार पूछा हुआ है। और ये भी, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला पाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। दोनों बहुत प्रसिद्ध है। ये भी साकेत से लिया गया। तो कुछ प्रश्न देख लेते हैं और अनुकरणी क्या है। तो इसमें अनुकरणी है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, कहते आते थे यह अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। तो कुछ प्रश्न हैं। गुप्त जी बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि हैं? तो द्विवेदी। आधुनिक काल के। जन्म काल इनका है 1886। ग उत्तर, अरे ख उत्तर 1886। मृत्यु काल है 1964। क उत्तर। गुप्त जी का जन्म स्थान चीरगांव। गुप्त जी को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला? तो ये भारत भारती पे मिला, नहीं साकेत पर मिला हुआ है। भारत भारती पर साकेत पर नामक महाकाव्य पर इन हिंदी मंगला और डिलीट की उपाधि मंगला प्रसाद मिला है साकेत पर। और काव्य भाषा है इनका खड़ी बोली। महाकाव्य है इनका साकेत, और साकेत महारचयिता के नाम है साकेत के महाकाव्य के तो पंत हैं। तो खड़ी बोली भाषा के प्रतिष्ठित कवियों में से किसी एक राष्ट्र कवि का नाम उल्लेख कीजिए। तो मैथिली शरण गुप्त। गुप्त जी की प्रसिद्ध दो रचनाएं तो साकेत और
उर्मिला, साकेत, उर्मिला ने साकेत और यशोधरा। गुप्त जी का गीत शीर्षक कविता किस ग्रंथ से संकलित है? तो वह साकेत से संकलित है। तो ये था मैं द्विवेदी के कवि मैथिली शरण गुप्त के विषय में। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हरिऔध के विषय में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।